चलिए दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का ये हमारा क्लास रहेगा जनरल नॉलेज, जो कि हमारा इतिहास के PYQ जितने भी KVS NVS में बने हैं। ठीक है, आज हम कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए 100 क्वेश्चन लिखा गया है ज़रूर, लेकिन हम आज करेंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चन ही करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पूरा पाषाण काल को प्रायः कितने भागों में विभाजित किया गया है। जो पूरा पाषाण काल है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? 6 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में या फिर 5 भागों में? चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 भागों में। देखिए पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो सबसे पहला बांटा गया है निम्न पूरा पाषाण काल। एक होता है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पूरा पाषाण काल, और एक होता है उच्च। ठीक है, तो ये 3 भागों में इसको क्या किया गया है? बांटा गया है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? चलिए इसका आंसर जो है वह देखते हैं। इसमें केवल धार्मिक शिक्षाओं को बढ़ावा दिया गया है। देखिए केवल कहने से यहाँ पर ये गलत हो गया है ना, क्योंकि धार्मिक शिक्षा तो है लेकिन केवल नहीं है ना। इनसे जासूसों के उपयोग को हतोत्साहित किया जाता था, नहीं किया जाता था। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य एक मजबूत जासूसी तंत्र का निर्माण करना था। ठीक है, इसी देखिए ये जासूसी तंत्र का क्या करता था? निर्माण करता था। ठीक है, तो हतोत्साहित नहीं करता था बल्कि क्या करता था? उन सभी को प्रोत्साहित करता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य काल, निम्न में से कौन सा साम्राज्य भारत के शकों का उत्तराधिकारी बना? भारत के शकों का, ठीक है, उत्तराधिकारी कौन बना है? तो चलिए देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है। ठीक है, आगे पीछे लिखा गया है। जो कुषाण साम्राज्य है ना, कुषाण साम्राज्य यही बना था। क्या बना था? हमारा शकों का उत्तराधिकारी बना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है चौथा नंबर। गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में खालिस्तान के सिक्के जारी किए जिन्हें दीनार कहा जाता था। देखिए दीनार किसे कहा जाता था? तांबे को, चांदी को, कांस्य को या फिर सोने को? चलिए तो इसका जो सही आंसर है वो है सोना। ठीक है, सोना को ही क्या कहा जाता था उस टाइम? दीनार कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है पांचवा क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? यानी कि कौन सा स्थल जो है वह भारत में स्थित नहीं है? ठीक है, ये पूछा है। सिंधु घाटी के तो सभी हैं लेकिन एक जो है वह भारत में स्थित नहीं है, बाहर स्थित है। चलिए देखिए, कालीबंगा भारत में है, लोथल भी भारत में है, राखीगढ़ी भी भारत में है, लेकिन मोहनजोदाड़ो जो है वह भारत में नहीं है। ये कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है छठवां नंबर। हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बनाया गया था? चलिए देखिए छठवें नंबर प्रश्न का आंसर क्या है? रावी नदी। ठीक है, हड़प्पा जो है वह कहाँ पर है? रावी नदी के तट पर है ना। तो रावी नदी के तट पर है, इसलिए रावी नदी के किनारे ही क्या होगा? उसका शहर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन सातवां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? देखिए पूरा पाषाण स्थल नहीं है, ये पूछा है।
चलिए देखिए, भीमबेटका गुफा ये है, कुरनूल गुफा भी है, हुसंगी गुफा भी है, लेकिन जो बराबर गुफा है ना, ये किसका है? ये मौर्य काल का है। किसका है? मौर्य काल में आता है। ठीक है, किसमें है? मौर्य काल में। चट्टानों को काट करके इसे क्या किया गया था? बनाया गया था। ठीक है, इसके बारे में और है। और ये कहाँ था? तो ये बिहार के गया जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था? चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9वें नंबर प्रश्न को देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह कैसे युग की सभ्यता थी, ये हमें बताना है। चलिए, तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है ना। देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके क्या क्या नाम है? तो इसे हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम कांस्य युगीन भी कहते हैं। कांस्य युगीन। और क्या कहते हैं? ये तो हो गया दूसरा नाम। तीसरा इसे हम कहते हैं, देखिए, एक हम इसे हड़प्पा, कांस्य युगीन, नई नगरीय सभ्यता भी इसे कहा जाता है। नई नगरीय। ठीक है, नई नगरीय सभ्यता भी इसे कहा जाता है। तो ये नाम याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है, यानी कि जो मोहनजोदड़ो है वो तो पाकिस्तान में है ना। इसके बारे में बोल रहा है कि सिंध प्रांत के पुरातत्व स्थल है। तो मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ है? यानी कि मोहनजोदाड़ो को हम किस तरह से जानते हैं? ये कैसा स्तूप होता है? देखिए, आंसर देखते हैं। आतंकमय पुरुषों का स्तूप है क्या? नहीं है। महान पुरुषों का भी नहीं है। संतुष्ट पुरुषों का भी नहीं है। ये कैसा है? मृत पुरुषों का एक स्तूप है। ठीक है, इस नाम से हम जानते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है 11 नंबर प्रश्न। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है? जो बनावली है ना, और वो कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता? तो ये बताना है हमें। सिरसा में है, कुरुक्षेत्र में है, फतेहाबाद में है, या फिर जिंद में है? तो ये कहाँ है? फतेहाबाद में। ठीक है, आंसर याद रखेंगे, फतेहाबाद में है। अगला देखेंगे अगला क्वेश्चन 12 नंबर। देखिए 12 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया था? चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है लोथल। ठीक है, देखिए लोथल में ही क्या पाया गया था? बंदरगाह पाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल में ही क्या पाया गया है? बंदरगाह पाया गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है 13 नंबर। निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा शहर में ही क्या किया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता की पहली बार खोज की गई है ना। इसलिए इसी को हम क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है?
चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, लोथल है। ठीक है, लोथाल लिखा है लेकिन ये असली में क्या होता है, लोथल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है 15 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? यानी कि सबसे पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कहाँ की गई थी, ये बताना। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, 13 नंबर जैसे है ना। तो हड़प्पा में इसकी खोज की गई है। ठीक है, कहाँ की गई है, हड़प्पा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है 16 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों से महान स्नानागार पाया गया है। यानी कि कहाँ पर स्नानागार पाया गया है, ये हमें बताना है। हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, कालीबंगा में या फिर धौलावीरा में। तो देखिए, जो स्नानागार है वो कहाँ पाया गया है, मोहनजोदाड़ो में पाया गया है। ठीक है, स्नानागार है ना, मान के चलो कि ये एक स्नानागार है। तो इसकी ये जो चौड़ाई थी कितनी थी, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चौड़ाई याद रखेंगे 7, कभी कभी 7 मीटर दिया रहता है, कभी कभी किसी किसी बुक में दिया हुआ है 7.5, है ना, 7.5 मीटर दिया हुआ है। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, या तो 7 या 7.5 आएगा। ठीक है, ऑप्शन इसी तरीके से रिलेटेड रहते हैं। और जो चौड़ाई है ना, ये होता है लगभग 12 मीटर के आसपास। ठीक है, और इसकी जो गहराई है, ठीक है, इसकी जो गहराई मान लेते हैं, इसको हम गहराई बोल देते हैं, ये हो गया गहराई। तो ये जो गहराई है ये पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो इसकी जो गहराई है ये याद रखेंगे 2.43 मीटर है। ठीक है, गहराई कितनी है इसकी, तो 2.43 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिले हैं? यानी कि कौन से स्थान पर समुद्री व्यापार किया गया था? मोहनजोदाड़ो में किया गया था, लोथल में, अटामीरा में या फिर धौलावीरा में? तो देखिए, समुद्री व्यापार के जो साक्ष्य है ना, वो कहाँ मिले हैं, लोथल में मिले हैं। अब देखिए, इसका जो सबसे बड़ा साक्ष्य है वो क्या है, इसका बंदरगाह। इसका जो सबसे बड़ा साक्ष्य था वो क्या था, कि जो लोथल में पाया गया है बंदरगाह, है ना, यही इसका क्या है, सबसे बड़ा साक्ष्य है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है 18 नंबर प्रश्न। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? चलिए, तो देखिए, इसका आंसर क्या है, हो जाएगा लोथल, है ना। लोथल ही क्या है, एकमात्र बंदरगाह था। यानी कि सबसे प्राचीन बंदरगाह, एकमात्र नहीं कहेंगे। ठीक है, इसकी जो खोज है वो किसने की थी, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो इसकी खोज की गई है रंगनाथन के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, रंगनाथन राव, रंगनाथन राव। ठीक है, रंगनाथन राव। और जो लोथल है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये स्थित है भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर। देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। हड़प्पा स्थल खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। जो हड़प्पा स्थल है ना, वो कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती, सिंधु, व्यास या फिर रावी? तो देखिए, जो हड़प्पा स्थल है ना, वो कहाँ स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का प्रयोग करते थे? यानी कि जो हड़प्पा वासी है उसमें, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें कैसी लिपि थी? चित्र लिपि थी, सांकेतिक थी, रेखीय थी या फिर प्रतीकात्मक थी? तो इसकी जो लिपि थी वो थी चित्र लिपि। ठीक है, कैसी लिपि थी, चित्र लिपि थी।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा वृहत हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? देखिए हरियाणा में कौन सा स्थित है? धौलावीरा है, कालीबंगन है, राखीगढ़ी है या फिर आलमगीरपुर है। चलिए तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वह हरियाणा में स्थित है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है 22 नंबर प्रश्न। किस भारतीय का नाम मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा है? यानी कि जो मोहनजोदड़ो की खोज खोज की गई है वो किसने की है, ये पूछ रहा है। चलिए तो इसकी खोज किसने की है? राखल दास बनर्जी ने। किसने की है? राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, कब किया गया है? तो देखिए कब किया गया है इसको आप लोग जरूर कमेंट करेंगे कि इसकी जो खोज है, मोहनजोदाड़ो की खोज है, राखल दास बनर्जी ने कब की थी, ये आप लोग कमेंट करेंगे इसके सन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अश्वमेध है ना यज्ञ प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए एक खालिस स्थान की बलि था। यानी कि जो अश्वमेध यज्ञ होता था है ना प्राचीन समय में, वो किस प्रकार की बलि से संबंधित था? घोड़े की बलि से संबंधित था, हाथी की, बकरी की या फिर भैंस की? चलिए तो इसका जो सही आंसर है वो है घोड़े। देखिए अश्वमेध यज्ञ है ना, अश्व से ही पता चल रहा है घोड़ा का है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 24 नंबर। देखिए 24 नंबर प्रश्न, किस वेद में श्वेता श्वेता श्वेतो रोपनिषद, ठीक है, सन्निहित है? यानी कि किस वेद में जो श्वेता श्वेत है वो श्वेता श्वेत है ना उपनिषद जो है वह निहित है, ये हमें बताना है। अर्थवेद में है, सामवेद में है, ऋग्वेद में है या फिर यजुर्वेद में है? चलिए तो इसका सही आंसर मिल जाएगा हमें यजुर्वेद। यजुर्वेद में है श्वेता श्वेत उपनिषद। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रामायण खालिस स्थान के द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। चलिए तो इसका जो सही आंसर है वो है वाल्मीकि। ठीक है, रामायण किसके द्वारा लिखा गया है? तो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 26 नंबर। भगवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है? यानी कि जो भगवत गीता है किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है? रामायण से, भद्रायण से, महाभारत से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो भगवत गीता है वो किससे संबंधित है? महाभारत से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है 27 नंबर प्रश्न। देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या है? भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से शंकर, ठीक है, शंकर का जन्म खालिस स्थान में हुआ था। यानी कि जो शंकर है इसका जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा है। केरल में, तमिलनाडु में, राजस्थान में या फिर कर्नाटक में? चलिए तो जो शंकर है ना, इसका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 8वीं शताब्दी में है ना, 8वीं शताब्दी में। और ये किसके लिए जाने जाते हैं शंकर जो है वह? तो देखिए शंकर जो है वह किसके लिए जाने जाते हैं? अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक है। ठीक है, किसके? अद्वैत अद्वैत सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है 28 नंबर। चलिए देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या है कि भगवत गीता में कितने छंद हैं? ठीक है, देखिए छंद या फिर इसी को श्लोक बोल दिया जाता है। ठीक है, तो कितने श्लोक है या फिर कितने छंद? तो छंद से पूछा गया था स्टेनो में,
और इसका जो आंसर है वो लिया गया है 700। ठीक है। अब देखिए इसमें जो अध्याय पूछा जाता है तो अध्याय कितने होते हैं, अध्याय और श्लोक याद रखेंगे। देखिए श्लोक जो है वह 700 है और अध्याय कितने हैं, 18 हैं। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है 29 नंबर। देखिए अनुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है, महायान बौद्ध धर्म से, हीनयान बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या फिर लोकायत संप्रदाय से। देखिए अनुव्रत का जो सिद्धांत है ना, अनुव्रत का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, जैन धर्म से। देखिए अनुव्रत होता क्या है, तो ये एक प्रकार की शिक्षा थी। क्या थी, शिक्षा थी, जिसे 5 शिक्षा के नाम से जानते हैं। क्या शिक्षा के नाम से, पंच शिक्षा के नाम से जानते हैं। इसमें क्या क्या होता है, तो सत्य होता है, अहिंसा, सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा, फिर होता है अस्तेय, अस्तेय। ठीक है। फिर होता है अपरिग्रह, अपरिग्रह, और लास्ट होता है ब्रह्मचर्य। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। अनुव्रत का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, तो शिक्षा से, पंच शिक्षा से संबंधित है। ठीक है। जिसमें 5 शिक्षाएं आती हैं। क्या क्या आता है, तो सत्य आता है, हिंसा आता है, अस्तेय आता है, अपरिग्रह आता है और ब्रह्मचर्य आता है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा 30 नंबर प्रश्न। देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या है, बुद्ध का जन्म स्थान है, बुद्ध का जन्म स्थान कुशीनगर, बोध गया, सारनाथ या फिर लुम्बिनी। चलिए तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, लुम्बिनी है। ठीक है। बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, लुम्बिनी में है। ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म जो है वह कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये पूछ रहा है। सिक्किम से, बिहार से, यूपी से या फिर एमपी से। चलिए तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बिहार से। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा गौतम बुद्ध के समकालीन थे, नागार्जुन, कौटिल्य, कनिष्क या फिर महावीर। चलिए तो देखिए गौतम बुद्ध के जो समकालीन है वो कौन है, महावीर हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर के तरासे शिल्प नहीं हैं, यानी कि पत्थर के जो तरासे शिल्प मिलते हैं, है ना, वो इनमें से एक नहीं है। तो देखिए अजंता मिलता है, नासिक मिलता है, कारले भी मिलता है, लेकिन नागार्जुन कोंडा नहीं मिलता। नागार्जुन कोंडा क्या होता है, एक प्रकार का शिल्प है। सॉरी शिल्प नहीं है, ये शिल्प नहीं है, ये क्या होता है, स्तूप होता है। ठीक है। ये क्या होता है, स्तूप होता है। ठीक है। नागार्जुन कोंडा क्या होता है, स्तूप होता है, बाकी जो है वह एक क्या है, शिल्प है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए भारतीय दर्शन के खालिस स्थान स्कूल हैं जिन्हें षड दर्शन के नाम से जाना जाता है। चलिए तो इसका जो सही आंसर, षट दर्शन, षट दर्शन यानी कि 6 दर्शन की बात है ना, तो 6 होगा। कौन कौन से हैं ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और सरल भी है ना। चलिए देख देख लीजिए एक बार क्या क्या होता है। तो सबसे पहला होता है न्याय, दूसरा होता है सांख्य, तीसरा होता है योग, फिर होता है वैशिष्क या फिर वैशेषिक बोलते हैं,
वैशेषिक, ठीक है, वैशेषिक लिख लिया मैं। ठीक, और जो चौथा है, सॉरी पांचवा है, वो क्या है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है, चौथा और पांचवा क्या हो, पांचवा और छठवा क्या होता है, तो पूर्व मीमांसा होता है और एक होता है उत्तर मीमांसा। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे चार षड दर्शन, सॉरी छह षड दर्शन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 35 नंबर। बौद्ध परिषदों की कुल संख्या है, यानी कि जो बौद्ध परिषद हैं उसके कुल संख्याएं कितनी हैं, 7 है, 5 है, 6 है या फिर 3 है। तो देखिए बौद्ध परिषदों की जो कुल संख्या, परिषद स्कूल की ही बात हो रहा है। ठीक है, तो कितने थे, 6 थे। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया। जो शंकराचार्य जी है वो किससे संबंधित है, द्वैत से, अद्वैत से, विशिष्टाद्वैत से या फिर लिंगयातवाद से। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है अद्वैतवाद से संबंधित थे शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य किससे संबंधित है, अद्वैतवाद से। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है, विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना खालिस स्थान ने की थी। चलिए देखिए, यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो है वह विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की इन्होंने क्या किया था, स्थापना किया था। ठीक है, देखिए कितने वाद होते हैं आप लोग एक बार कमेंट करेंगे, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग सच में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगर आप सच में पढ़ रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलिए अगला देखेंगे, अगला प्रश्न 38 नंबर। कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया है। देखिए संगीतात्मक रचना है ना, ये हमारा मेन पॉइंट हो जाता है। तो संगीतात्मक रचना जो है, संगीत जो है वह कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है सामवेद में। कहाँ मिलता है, सामवेद में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 39 नंबर। त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत, कैनन ऑफ स्क्रिप्चर। ठीक है, खालिस स्थान के लिए एक शब्द है, यानी कि जो कैनन ऑफ स्क्रिप्चर है वो किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। हिंदुओं से संबंधित है या फिर हिंदू और बौद्ध दोनों से संबंधित है या फिर जैन धर्म से संबंधित है। तो देखिए कैनन ऑफ स्क्रिप्चर जो है वह किसे कहा गया है, बौद्ध धर्म को कहा गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म के लिए एक शब्द था। ठीक है, कैनन ऑफ स्क्रिप्चर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है 40 नंबर प्रश्न। बामियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला के किस शैली के अनुसार तराशा गया है, यानी कि भारतीय जो शैली है उसे मतलब कि किस शैली के अंतर्गत तराशा गया है, यानी कि रखा गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती या फिर सारनाथ शैली। तो देखिए बुद्ध की जो मूर्तियां थी है ना, उसे गांधार शैलियों में क्या किया गया है, तराशा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 41 नंबर। सिंधु घाटी के बाद एक प्रमुख सभ्यता महाजनपद किस काल युग में स्थापित हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद है ना, प्रमुख सभ्यता यानी कि जो महाजनपद काल किस काल युग में आया है, ये पूछा गया है। चलिए, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसके बाद में आया था लौह युग। ठीक है, किस महाजनपद काल युग में स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था लौह युग में। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है 42 नंबर प्रश्न। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, बुद्ध ने कहाँ इन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है, ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बोध गया में। ठीक है, बोध गया में बुद्ध ने क्या किया था,
ज्ञान प्राप्त किया था। 6 वर्षों तक इन्होंने क्या किया था, तपस्या किया था। कहाँ पर, तो पीपल के पेड़ के नीचे, है ना। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में प्राचीन भारत में कितने महाजनपद या महान राज्य मौजूद थे। तो देखिए कितने महाजनपद या महान राज्य थे, तो 16 थे। ठीक है, कितने थे, 16 थे। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है 44 नंबर। भारतीय पुरातत्वविदों यानी कि जो पुरातात्विक विद है ना, ने हाल ही में स्थल के एक दुर्लभ आदमक आदमकद, है ना, प्लास्टर की मूर्ति का एक बौद्ध पत्ता लगाया है। यानी कि कहाँ लगाया है ये पूछा गया है, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, असम में या फिर बिहार में। तो देखिए वो मूर्ति में क्या लगाया गया है, बौद्ध का पत्ता, है ना। कहाँ लगाया गया है, तेलंगाना में। चलिए, तो कहाँ लगाया गया है, जो मूर्ति है उसमें पत्ता लगाया गया है, तो कहाँ लगाया गया है, तो तेलंगाना शहर में। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से आते हैं। बुद्ध और महावीर, तो देखिए महावीर जो है वह तो विज्जी में आते हैं, है ना। तो महावीर तो विज्जी में आते हैं, लेकिन जो बुद्ध, सॉरी यहाँ पर महावीर, है ना, महावीर जो है वह किस में आते हैं, विज्जी में आते हैं, विज्जी महाजनपद के अंतर्गत। जबकि बुद्ध जो है वह किसी भी जनपद के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि ये आते हैं शाक्य गणराज्य के अंतर। किसके अंतर्गत आते हैं, शाक्य गणराज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर कोई आंसर लिया जाए तो हम विज्जी लेंगे। ठीक है, किसके अनुसार ले रहे हैं, तो महावीर के अनुसार, क्योंकि और कोई ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। ये भी शिक्षक भर्ती में आया था, लेकिन इसका आंसर किसे लिया लिया गया है ये नहीं पता है। लेकिन इसका जो सही आंसर लिया जाना चाहिए वो सी लिया जाना चाहिए। इसको शायद विलोपित किया गया था, है ना। ये वाला जो क्वेश्चन था इसको विलोपित किया गया था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर को बताता है। देखिए, तो यहाँ पर बताता है देवी देवियों की जो पूजा है, यही इसके जो स्पष्ट अंतर है, मतलब कि मुख्य अंतर है। ये क्या है, देवी और देवियों की पूजा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 48 नंबर प्रश्न। मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए बुद्ध जिस प्रकार से, है ना, बुद्ध जो है वह ज्ञान के सागर बने, उसी प्रकार मोहम्मद पैगंबर भी क्या बने थे, ज्ञान के, है ना, एक महान व्यक्तित्व है। ठीक है, तो इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म है हुआ है मक्का में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ था, मक्का में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, बिंबिसार और अजात शत्रु संरक्षक थे। बिंबिसार और अजात शत्रु किसके संरक्षक थे, शैव धर्म के, जैन धर्म के, वैष्णव के या फिर बौद्ध धर्म के। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है बौद्ध धर्म, है ना। जो बिंबिसार और अजात शत्रु है वो बौद्ध धर्म के क्या थे, संरक्षक थे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था, बिंदुसार, विहद्रथ, चंद्रगुप्त या फिर अशोक। मौर्य राजवंश, है ना, तो मौर्य राजवंश का जो प्रथम शासक है वो कौन है, सॉरी चंद्रगुप्त है। कौन है, चंद्रगुप्त है। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन। आपके 50 में से कितने बने आप कमेंट ज़रूर करें। क्या आपको और भी ऐसे क्वेश्चन, अगर देखिए ये वाला क्वेश्चन और अगर आप लोगों को करना है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं और भी 50 क्वेश्चन और कराऊंगा। जित
मतलब कि अगर लाइक जो है वह 50 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लाइक टारगेट भी कितना रखेंगे, 50 रखेंगे, ठीक है। तो 50 लाइक कम से कम कीजिए, फिर अगला जो पार्ट है उसको भी मैं क्या करूँगा, अपलोड करूँगा, ठीक है। और 50 क्वेश्चन करूँगा, फिर 50 लाइक होगा, फिर 50 क्वेश्चन करूँगा। चलिए